सभी गुरुवरों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गुरुवर क्लासेस में। और आज थोड़ी सी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। सीरीज़ अपनी होगी SCERT एंड SCERT गिस्ट की। मतलब SCERT और NCERT का जो साइंस का पोर्शन है, जो विज्ञान का पोर्शन है, हम उसका निचोड़ समझेंगे। ठीक है, आज पहली क्लास है, क्लास 01। और ये हमारी ना दो रूप में होने वाली है, दो तरीके से होने वाली है। लेट मी जस्ट मेक इट मोर विजिबल। तो ये हमारी दो तरीके से क्लास होने वाली है, क्लास 6 to 8 एंड क्लास 9 to 10। तो हमारा पार्ट 1 चल रहेगा अभी स्टार्टिंग में। मतलब हम 6 to 8 को एक साथ लेके चलेंगे और 9, 10, 10 को एक साथ लेके चलेंगे। मतलब मैंने क्या करा था, पहले तो मैंने ऐसा करा था, SCERT की जो बुक्स थी उन्हें सीधे पढ़ाना शुरू कर दिया था। पर उसमें समस्या ये आ रही है कि चैप्टर वाइज पढ़ाने में चीज़ें ना ब्रेक हो रही हैं। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कि ऐसा करता हूँ, एक तो SCERT 6, 7, 8 3 किताबें हो रही हैं, NCERT 6, 7, 8 3 किताबें हो रही हैं। तो इन दोनों को ना एक साथ ले आते हैं, टॉपिक वाइज उठाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने बनाया है। तो ये पहली वीडियो है इस सीरीज की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इसमें कवर क्या क्या करेगा, ये क्या क्या चीज़ों की हमें मदद देने वाला है ये। तो देखो, SCERT एंड NCERT साइंस के 6 to 8 कवर्स यूपी टेट पेपर 2 जो 6 to 8 के लिए होता है। तो वो 100% कवर हो जाएगा। केवल साइंस वाला, ओनली साइंस, जिनका बैकग्राउंड जिनका साइंस है, केवल साइंस से करते हैं, जो सोशल साइंस वाले नहीं। ठीक है, सुपर टेट UPATRE मतलब उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो होते हैं 69,000, 68,500 इस तरह के जो भी आने वाला है, उसकी जो साइंस है वो कवर कर देगा। JEE जूनियर एडिट एग्ज़ाम जो अब होने वाला है, 18 अप्रैल को होना था, कैंसिल हो गया, वो कवर कर देगा। CTET पेपर 2 वो कवर कर देगा, क्योंकि इसमें NCERT भी आ रही है। साथ में DSSB TGT नेचुरल साइंस का जो पेपर है वो भी कवर कर देगा। और जनरल साइंस फॉर एनी वैकेंसी, मतलब किसी प्रकार की वैकेंसी में अगर जनरल साइंस आता है तो वो भी इसके साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है। स्टार्ट से लेके लास्ट तक आप साथ बने रहिएगा, और मैं भी कोशिश करूँगा कॉन्टीन्यूटी बनाने की। ठीक है, तो हम मतलब मेन चीज़ क्या होगी, हम फोकस किस सिलेबस पर करने वाले हैं। तो हम द सिलेबस विच वी विल फोकस ऑन, ये वाला है जो आपका JEE का सिलेबस है, उस पर हम फोकस करने वाले हैं। हालांकि जैसे मैंने बोला, हम ईच एंड एवरी चैप्टर डिस्कस करेंगे 6 to 8 का साइंस का, चाहे वो SCERT का चाहे NCERT का। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। मेन चीज़ है कि हम जो मैंने ये कैटलॉग बनाया है, जो मैंने इंडेक्स बनाया है, वो इस तरीके से बनाया है कि ये JEE के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया है। मतलब मैंने यूनिट 1 रखी है, ये दैनिक जीवन विज्ञान महत्वपूर्ण खोज, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। उसके बाद यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरीके से मैंने करा है, ताकि एक कहना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको चीज़ें मिल सकें। ठीक है, तो ये सिलेबस हम फोकस करेंगे। मैंने बता दिया JEE का सिलेबस है। ये कुछ मेरे बारे में है, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। ये है शगुन कौशिक, ये मैं हूँ। मुझे लिखना पसंद है। ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिजिक्स ऑनर्स, टीचर ट्रेनिंग फ्रॉम डाइट कांट मुरादाबाद, BTC 2015 बैच। बोथ UPTET क्वालिफाइड 128 मार्क्स, बोथ CTET क्वालिफाइड 133 मार्क्स, DSSB DOE PRT 15/19 क्वालिफाइड, UPATRE 2019 क्वालिफाइड, जिसे 69,000 भी कहते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपनी फर्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट में क्या आएगा, दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखो, आई ट्राई की पूरी यूनिट एक ही दिन में फिनिश हो जाए, पर कई बार क्या होगा कि सिलेबस बड़ा होगा तो उसकी यूनिट हम ब्रेक करेंगे। नहीं तो अगर कोई छोटी यूनिट है, मतलब इफ़ इट कैन बी कंट्रोल्ड अंडर 1 आवर और इट कैन बी टॉट अंडर 1 आवर, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो 1 घंटे की एक लंबी वीडियो हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि भाई मैं ज़्यादा वीडियो तो मैं बना नहीं पाऊँगा, बार बार छोटी छोटी सारी। एक बार में बैठो और जितना खींचे खींच दो, उस टाइप का आदमी हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 6 SCERT, मतलब यूपी वाले में जो सिलेबस में जो पढ़ते हैं। तो इसमें जो वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसका ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। पहली जो आपकी क्लास है इसमें स्क्रीनशॉट ही चलेंगे। सेकंड क्लास है, मैं जैसे मैं बना रहा था अभी PPT, तो मैंने देखा कि स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। आई नीड टू राइट इट डाउन इन माई ओन वर्ड्स। ठीक है, तभी जल्दी कवर होगा और आसानी से समझ में आएगा। फिलहाल पहली यूनिट तो दैनिक जीवन विज्ञान वाली यूनिट, तो एक मज़े की बात हो रहा है, SCERT में दे रखी है, NCERT में नहीं है ये पहली यूनिट। ठीक है, तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें मुझे लगी वो ये हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद करने हैं वैज्ञानिक विधि के चरण कौन कौन से हैं। तो पहला चरण है जिज्ञासा या प्रश्न करना, दूसरा परिकल्पना, तीसरा परीक्षण, चौथा निरीक्षण विश्लेषण या वर्गीकरण, पांचवा विलेखन, छठा पुनर्विचार, सातवां निष्कर्ष निकालना, आठवां नए प्रयोग। ठीक है, तो आपको ये वैज्ञानिक विधि के चरण याद होने चाहिए। कम से कम क्रम या मतलब 2 चीज़ें आपको याद करनी जरूरी हैं।
नंबर पहली बात तो आपको क्रम याद होना चाहिए कि सबसे पहले जिज्ञासा आती है या प्रश्न करते हैं, उसके बाद परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना पहली नहीं है, दूसरी है। इस तरीके से आपको नेक्स्ट स्टेप याद होनी चाहिए। मतलब पहली बात क्रम याद होना चाहिए, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि क्या इसमें नहीं है। मतलब ये सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, शब्द याद होने चाहिए, ठीक है। और ये दो चीज़ें आपकी मेन हैं जो आपको जरूर याद रखनी है। तो क्या है, जिज्ञासा प्रश्न करना, मतलब जैसे कोई भी वैज्ञानिक विधि क्या होती है कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन करने की जो विधि होती है, तो सबसे पहले स्टेप होता है कि आप जिज्ञासा करेंगे या प्रश्न करेंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है। मान लो आप परिकल्पना करेंगे, मतलब आपको जिज्ञासा हुई कि आकाश का रंग नीला क्यों है, ये जिज्ञासा हुई या प्रश्न करना हुआ। दूसरा परिकल्पना, अब आप इसके उत्तर की परिकल्पना करेंगे कि नीला क्यों है। तो कुछ भी परिकल्पना कर सकते हैं आप कि भैया वातावरण में जल रहता है, जल अधिकतर नीला होता है, तो ये हो सकता है नीला हो। तो आप परीक्षण करेंगे, ठीक है, कि जल की इतनी मात्रा होती है, इतनी मात्रा में नीलापन नहीं आएगा। जब ज़्यादा अधिक क्वांटिटी में जल एक साथ इकट्ठा होता है तभी ब्लूनेस उसमें आती है। तो आपने परीक्षण करा, तो परीक्षण का जो भी रिजल्ट आया, आपने देखा कि कम पानी में तो नीला नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा जलवायु में मतलब वातावरण में जलवायु भी नहीं होती, सॉरी यार, वातावरण में जलवाष्प भी नहीं होती है इतनी। तो आपने निरीक्षण करा, विश्लेषण करा, इस पर वर्गीकरण करा, उसके बाद आपने जो भी आपने प्राप्त किया था वो अभिलेखन करा, मतलब वो लिख दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था और ये इस तरीके से सेटिस्फाई नहीं करता। तो आप अपने पुनर्विचार करा कि नहीं भाई ये तो सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है, निष्कर्ष निकाला और नए प्रयोग किए, ठीक है। अब नए प्रयोग आप दोबारा स्टार्ट करने शुरू कर देंगे, यहाँ से परिकल्पना से दोबारा वापस चले जाएंगे निष्कर्ष निकालने के बाद, अगर आपकी जो नीड है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है। एल्स आप उस जो भी आपका सिद्धांत आया है, जो भी आपका जो रीजन आया है, उसे ही वेरीफाई करते रहेंगे। एक खास बात और होती है, कोई भी वैज्ञानिक नियम जो होता है ना, वो तब तक मतलब ठीक माना जाता है जब तक उसके विरुद्ध कुछ ऐसा एविडेंस ना मिले, मतलब उस चीज़ को काटे ना। एल्स जैसे ही एक भी अगर ऐसा कुछ मिला जो उसके विरुद्ध है तो वो नियम टूट जाता है, ठीक है। खैर इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले तो बिल्कुल टेंशन मत लो ज़्यादा, मैं सही कोशिश करूँगा आसान शब्दों में बताऊँ। अभी तो मैंने खिचड़ी सी पका दी और कोशिश करूँगा कि स्पीड भी धीरे रखूँ। तो आपको मेन चीज़ ये करनी है कि जो आपकी स्क्रीन के सामने है वो आपको रट्टा मारना है। वैज्ञानिक विधि के चरण 8 हैं। पुरानी किताबों में ये जो है ना निरीक्षण विश्लेषण ये भी अलग अलग करके दे रखे हैं, पर उससे हमें मतलब नहीं है। अपडेटेड किताब पढ़ो, मैं अभी रिसेंट किताब लेकर आया था, उसमें ये 8 ही चरण दिए हुए हैं। तो ये ही आपको याद करने हैं और इसी क्रम में याद करने हैं। पहला जिज्ञासा प्रश्न करना, दूसरा परिकल्पना, तीसरा परीक्षण, चौथा निरीक्षण, विश्लेषण या वर्गीकरण, पांचवा विलेखन, छठा पुनर्विचार, सातवां निष्कर्ष निकालना, आठवां नए प्रयोग, ठीक है। तो ये आपके वैज्ञानिक विधि के चरण हो गए। अच्छा, विज्ञान में वर्तमान में विज्ञान की क्या देने हैं, तो आपको ये एक टेबल दे रखी थी जो मैंने ऐसी एज इट इज लिख दी है। भोजन के क्षेत्र में पहले क्या था अब क्या था, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कोई लोग सोसाइटी से ज़्यादा दूर रहते हैं, मतलब उन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं है, तो वो पढ़ लेना इसे। और ये जो आपको PDF है ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यू नीड टू सर्च फॉर गुरुवर क्लासेस ऑन टेलीग्राम एंड ज्वाइन द चैनल, ठीक है। मैं वहीं पे ही PDF इसकी डालता रहूँगा PDF के लिए। पहले मैं और वेबसाइट पे भी जोड़ता था, इंस्टा फेसबुक वगैरह पर मेरी फेसबुक की आईडी डिलीट हो गई, तो इससे मेरे 1500 लाइक के साथ मेरा पेज चला गया, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो इसलिए मैं फेसबुक तो ज़्यादा चलाता नहीं, पर हाँ टेलीग्राम पर सही है, ये वाला चैनल ज्वाइन करने का, मैं वहाँ PDF भेज दूँगा, ठीक है। और तो इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं पढ़ने का, ये है पढ़ने का राष्ट्रीय एवं चिकित्सा रोगों की जाँच हेतु उपचार हेतु दवाएं। इसमें पहले क्या यूज होते था, पहले नाड़ी देखकर अनुमान द्वारा काम करते थे, जड़ी बूटी से झाड़ फूक से काम करते थे। अब मलमूत्र और खून का परीक्षण करते हैं, एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, CT स्कैन, एंडोस्कोपी, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक दवाओं एवं शल्यक्रिया द्वारा ये काम चेंज हुआ है। साइंस का ये योगदान है। शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षक द्वारा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा एड्यूसेट नामक शैक्षिक उपग्रह द्वारा दी जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, एड्यूसेट, दिस इज द सैटेलाइट फॉर एजुकेशन, दिस इज द मेन पॉइंट। बाकी इसके अलावा तो कुछ है नहीं, ठीक है। विज्ञान के दुरुपयोग सुन लेते हैं, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं कुछ। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं और किसान के मित्र कहे जाने वाले केचुए, सांप आदि की संख्या घट रही है। तो केचुए और सांप की संख्या क्यों घट रही है, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से। भूजल के असंयमित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसक रहा है, जिससे कुएं एवं तालाब सूखते जा रहे हैं। कुएं और तालाब क्यों सूख रहे हैं, क्योंकि भूजल के
असंयमित दोहन से कर रहे हैं। इसमें कई बार क्या हो सकता है, कंफ्यूजिंग के लिए आपको ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं कि भूजल के असंयमित दोहन से भूस्थल नीचे गिरता जा रहा है। इसके मतलब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कुएं एवं तालाब सूखते जा रहे हैं, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो उसमें एक ऑप्शन दे सकता है आपको वर्षा का अनियमित होना। तो ये रीजन नहीं है, मेन रीजन ये है कि आपका जो भूजल है ना, जो पृथ्वी में है जल, वो उसका ज़्यादा यूज कर रहे हैं आप, इस वजह से कुएं एवं तालाब सूखते जा रहे हैं। क्योंकि कुएं में क्या होता है, गहरा सा होता है और पानी अगर इस लेवल पे होगा तभी इस कुएं में पानी मिलेगा, और मान लो नीचे को चला गया है वाटर लेवल तो वो कुआं सूख जाएगा। ठीक है, तो उसमें इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि आप भूजल का दोहन कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होती है। तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव किसके कारण पड़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक है, मानव बस्तियों में कूड़े कचरे, लेट मी यूज द हाईलाइटर, मानव बस्तियों में कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में वहाँ जीवन संकट पर है। रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण का कारण है। तो ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है, वायु प्रदूषण। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से ही हिरोशिमा एवं नागासाकी में पलक झपकते लाखों लोगों की जीवन का अंत हो गया था। रेफ्रिजरेटर का एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसों का वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षय हो रहा है। वायु प्रदूषण कारण है ओजोन परत की क्षय का, और साथ ही साथ एक और जो मेन कारण है वो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से निकलता है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से। ठीक है, तो सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे सरदर्द, दमा, अस्थमा आदि रोग हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब भारतीय वैज्ञानिक है उनका योगदान पढ़ लेते हैं। क्या योगदान दिया था भारतीय वैज्ञानिकों ने। तो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया, तथा सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुश्रुत जो है शल्य चिकित्सा से संबंधित है, और चरक जो है औषधीय गुणों से संबंधित है। ऐसे कर सकते हैं, चरक, चरस, औषधीय गुण। मेरा मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं होता है, मैं बस एक ट्रिक सी बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। सुश्रुत, शल्य शब्दों में से है, ऐसे याद रख सकते हैं। आर्यभट्ट ने पाई का मान तथा श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने क्या दिया था, पाई का मान, और श्रीधराचार्य ने क्या दिया था, समीकरण का हल, श्रीधराचार्य सूत्र। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं निरक्षर वैज्ञानिकों एवं उनकी खोजों की तालिका के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, तो इनकी तालिका देख लेते हैं, क्या तालिका है। जगदीश चंद्र बोस ने क्या बताया था या कहाँ योगदान दिया था। जगदीश चंद्र बोस ने दिया था पौधों की संवेदनशीलता में योगदान। डॉक्टर सी वी रमन ने क्या योगदान दिया था, प्रकाश का प्रेरण या रमन इफेक्ट। एस रामानुजम संख्या सिद्धांत। एस एन बोस क्वांटम मैकेनिक्स, गोड पार्टिकल। मेघनाथ साहा तापीय आयनीकरण या साहा समीकरण। टी आर शेषाद्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या औषधि विज्ञान। होमी जहांगीर भाभा परमाणु कॉस्मिक विकिरण। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान। डॉक्टर ए जे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण मिसाइल। डॉक्टर कस्तूरी रंगन प्रक्षेपण सात। डॉक्टर हरगोविंद खुराना आनुवंशिकी कोड की स्थापना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल विज्ञान। कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान। तो ये भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। तो इन 13 के 13 नामों को याद रखना है। अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान देने वाले वैज्ञानिक हैं कल्पना चावला। आनुवंशिकी कोड की स्थापना में योगदान देने वाले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। प्रक्षेपण शास्त्र में योगदान देने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये तो आपको पता ही, मिसाइल मैन। डॉक्टर कस्तूरी रंगन और प्रक्षेपण शास्त्र से संबंधित हैं, यानी जो वो मिसाइल वाला सिस्टम होता है उससे संबंधित हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ये याद रखना है, कई बार जनरली लोग अब्दुल कलाम को याद रखते हैं, डॉक्टर कस्तूरी रंगन को भूल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा परमाणु, शेषाद्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या औषधि विज्ञान। मेघनाथ साहा तापीय आयनीकरण या साहा समीकरण। एस एन बोस पता ही है, गोड पार्टिकल या क्वांटम मैकेनिक्स। एस रामानुजम संख्या सिद्धांत, इनकी तो बहुत फेमस कहानियां हैं रामानुजम की। सी वी रमन प्रकाश का प्रकीर्णन या रमन इफेक्ट। जगदीश चंद्र बोस तुम्हें तो पता ही है, पौधों की संवेदनशीलता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। अब विदेशी वैज्ञानिक और उनके योगदान को भी याद रख लेते हैं थोड़ा सा। लेट मी सी दैट यू कैन सी इट और नोट। यस, यू आर सीइंग इट, दैट्स गुड। एडवर्ड जेनर ने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन की स्थापना की थी। या ये जो आप वैक्सीन सुन रहे हो, कोरोना वैक्सीन वगैरह, इन वैक्सीन का स्टार्ट किसने किया था, इस वैक्सीन का सिस्टम स्टार्ट किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखने जैसी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। गैलीलियो ने दूरबीन की। थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन की एवं विद्युत बल्ब की। मार्कोनी ने रेडियो की। ग्राम बेल ने टेलीफोन की। आइजैक न्यूटन ने
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और गति के नियम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की, माइकल फैराडे ने डायनामो की, विलियम रोंटगेन ने एक्सरे की, जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न की, एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है, तो ये आपको पता ही होंगे आई गैस। ठीक है, नहीं पता है तो अब पता चल गए होंगे, और ये आपको याद भी करने हैं, यू नीड टू रिमेंबर इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओके, ये क्या गड़बड़ हुई थी पीछे? चलो कोई बात नहीं, कुछ और भी जानते हैं। भारतीय विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सर सीवी रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखो इंडिया के किसे किसे मिला है? सर सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, मैडम क्यूरी, ये तो बाहर के हैं। चलो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन, सर सीवी रमन, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, 3 लोग हैं, याद करने। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा औद्योगिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उनके अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा किया जाता है। इसे संक्षेप में इसरो भी कहते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। यहाँ कृत्रिम उपग्रह को डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह ही पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के साथ प्रेक्षित किए जाते हैं, जिसमें दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी अध्ययन, आपदा प्रबंधन, नौवहन और समीपस्थ समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह आदि प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये तो खैर बात हो गई आपको याद रखने वाली। आपको याद रखना है इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त के दिन करी, काम बढ़िया करा, और 1969 को करी थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करनी है। बहुत कम चीज़ें जो मैं आपको रटने को बोलता हूँ, जो बोलता हूँ वो सुन लिया करो। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया किसने दिया? न्यूटन ने। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, देखो आ गया। जिज्ञासा, परीक्षण, निरीक्षण, ये सब चरण है। सिद्धांत कोई चरण नहीं है। परिकल्पना एक चरण है। भारतीय वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो ये थी टेस्ट योर नॉलेज। नेक्स्ट इज क्लास 7। देखो इस तरीके से काम हम करेंगे। क्लास 6 हमारी SCRT का जो यूनिट 1 में जितना भी दे रखा था वो सब हमने कवर कर लिया। क्लास 7 में आते हैं SCRT की। ठीक है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इज यूजिंग साइंस फॉर द गुड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आजकल देश में उद्योग क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गपुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। तो स्टील का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। दोबारा से, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ठीक है, इसी क्रम में रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ठीक है, मतलब कई जगह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाए हैं। ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार पे कोयले से बनता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कहाँ कहाँ? ओबरा, अनपरा, पनकी और ऊंचाहार पे। ठीक है, रिहंद में क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, रिहंद बांध। ठीक है, इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए, नाभिकीय ऊर्जा से कहाँ से उत्पादन के लिए क्या क्या जगह है? ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलकपक्कम। ठीक है, ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलकपक्कम। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई और दुर्गपुर। रिहंद में जल शक्ति, ओबरा, अनपरा, पनकी और ऊंचाहार में कोयले से विद्युत यानी NTPC। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर और कलपक्कम। ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम। ठीक है, ये यहाँ निकले हुए जैसे बनते हैं। तो ये आपको 8 याद करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
और 4 12, 12 जगह याद करनी है आपको। 4 स्टील की हैं, 4 नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की हैं, 4 जो हैं एटॉमिक एनर्जी की हैं। ठीक है, तो आपको ये याद करनी है। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी पहले पारंपरिक साधनों जैसे खेत जोतने के लिए हल बैल एवं सिंचाई के लिए ढेकुली तथा रहट आदि का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में असातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति से क्या मतलब? हरित क्रांति का मतलब है कि हमने बहुत अधिक वृद्धि कर ली है कृषि उत्पादन में। किस तरीके से? बाई यूजिंग बेटर सीड्स, बेटर फर्टिलाइजर और आधुनिक कृषि उपकरण और पर्याप्त सिंचाई। ठीक है, मतलब हमने पानी भी ठीक से दिया। इन सब चीज़ों के प्रयोग से हमने जो है बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त कर लिया है। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। तो औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान प्रमुख 6 राष्ट्रों में है। टॉप 6 में आते हैं हम। ये ध्यान करो आप इस बात को, कभी सोचो कि औद्योगिक क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। 6 प्रमुख राष्ट्रों में आते हैं। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ। हरित क्रांति का संबंध है फसल उत्पादन से, श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से, पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से, भूरी क्रांति का उर्वरक उत्पादन से, नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी याद करनी है। ये जो दिख रही है हरित क्रांति फसल उत्पादन, याद हो जाएगा। श्वेत दूध सफ़ेद होता है, पीली क्रांति तिलहन पीला होता है, भूरी क्रांति उर्वरक, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। ठीक है, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक है। इंटरनेट, इंटरनेट का मतलब क्या है? टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? इंटरनेट। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई है। इनका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी की रोकथाम हेतु उपयुक्त प्रतिरोधी टीकों का विकास हुआ है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोपी आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जांच के प्रयोग हो रहा है। इससे घातक बीमारियों की रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिली है। फलस्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। ठीक है, अंदरूनी भागों की जांच के लिए क्या क्या प्रयुक्त होता है? अल्ट्रासाउंड, ठीक है, एक्सरे, एंडोस्कोपी। ठीक है, टीके काय के बने हैं? चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी। ठीक है, कोविड-19। हैजा मियादी बुखार के लिए और नई औषधि की खोज हुई है। ठीक है, चलो ये हम विज्ञान के योगदान समझ रहे हैं। यूनिट तो आपको पता ही है ना, यूनिट तो यही है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान, मानव, ये है। तो कैसे हाउ द साइंस इज हेल्पिंग, मतलब वी आर जस्ट क्रिएटिंग सम इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट बाई टीचिंग यू दिस। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेजी से उन्नति की है। इसमें एक नई क्रांति आ गई है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। इसका सफल परीक्षण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देश द्वारा आक्रमण होने पर उनके अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। इससे हमारे देश की प्रभावी ढंग से सुरक्षा होती है। युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइल छोड़ने की तकनीक से हमारे देश ने सफलता प्राप्त की है। भारत ने कृत्रिम उपग्रहों को विकसित करने तथा उन्हें पृथ्वी कक्षा में स्थापित करने की प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। कृत्रिम उपग्रहों में न केवल दूरसंचार व्यवस्था में अभूतपूर्व विकास संभव हो पाया, अपितु सुदूर संसूचन, रिमोट सेंसिंग में भी हम विश्व में अग्रणी हैं। ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है। रिमोट सेंसिंग क्या होती है? मतलब दूर से ही सेंस कर लेना, चीज़ों का पता लगाना। जैसे कई बार क्या होता है, खनिज कहाँ बेहतर मिल सकता है, इस चीज़ को सेंस करती हैं सैटेलाइट्स। मानसून कहाँ से उठ रहा है, कि कब तक आ जाएगा, ये जो चीज़ें हैं रिमोट सेंसिंग कहलाती हैं। ठीक है, तो केवल दूरसंचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम ही ठीक नहीं हुए, आप ठीक से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, साथ में ये चीज़ें भी हुई हैं। ठीक है, चलो अब द टेस्ट हो गया, 7th क्लास भी खत्म। किसके द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है? एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, स्कैनर, इनमें से कोई नहीं। तो स्कैनर के द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है, एक्सरे द्वारा तो हड्डी वगैरह की होती है, अल्ट्रासाउंड अंदर की चीज़ें देखने के लिए होता है, एक्सरे भी अंदर की चीज़ें देखने के लिए होता है। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। मृदा प्रदूषण कम क्या होती है? उर्वरा शक्ति कम होती है, सही बात। मृदा कम होती है, खनिज कम होते हैं, इनमें से कोई कम नहीं होता, तो उर्वरा शक्ति कम होती है। और अब समय ना, तो पहले तुमसे पूछा करूँगा। क्लास 8 NCERT। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सूचना तंत्र का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। ई पोस्ट सेवा कब शुरू करी गई? 2001 में। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई एवं वाई मैक्स तकनीक भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है, वाईफाई जो है और वाई मैक्स जो है, ये भी वैज्ञानिकों की देन है सूचना शक्ति के क्षेत्र में। अब ये वाई मैक्स क्या होता है? लेट मी सर्च एंड टेल यू। वाई मैक्स, व्हाट इज वाई मैक्स?
1 मिनट दो मुझे। WiMAX इज ए फैमिली ऑफ वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन आई वाईफाई का ही नेट, वाईफाई की तरह ही होता है, ठीक है। वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है जो वायरलेस होता है। चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वाईफाई और वाईमैक्स ये तकनीक भी वैज्ञानिकों की अद्भुत देन है, ठीक है, संचार के क्षेत्र में। तो वाईमैक्स तकनीक का जो यूज़ है वो है कम्युनिकेशन के फील्ड में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान इनकोस्पार एक का एवं नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का गठन हुआ। तो ये तो हमें याद था, क्या याद था? 1962 में इनकोस्पार और 1969 में इसरो का गठन हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करने वाली है। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। 15 अगस्त 1969 को किसका जन्म हुआ था भाई? अभी तो हमने पढ़ा था, वो भी तो इसरो ही था। 1 मिनट, लेट मी शीट। 15 अगस्त को भी 1969 को भी इसरो का जन्म हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, और इसमें क्या दे रखा है भाई? इसमें स्थापना नहीं हुई। का गठन हुआ, नवंबर में गठन हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। अच्छा, अगस्त 15 अगस्त 1969 को उन्होंने नाम करा होगा, बोल दिया होगा जाएगा रेड फोर्ट से। नवंबर 1969 में गठन हो गया। चलो ठीक है, तो 1970 में ये हुआ था। 1962 में इनकोस्पार का गठन हुआ था, ठीक है। एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को एक मुकाम तक पहुंच गई जिसकी हम कल्पना भी नहीं की थी। अब हमारे पास क्या क्या है? राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट है, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS है, जैसी अत्यधिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है। इनसैट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए तथा IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। मैंने तुम बताया था ना, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग कुछ करके होगा इसका नाम, जहाँ तक है वही रिमोट सेंसिंग जो होता है प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए, कि खनिज कहाँ मिल सकता है, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं। भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इनमें से एक है क्या? PSLV, बहुत सुना होगा, PSLV 4, PS5, 6, इसके वर्जन आते रहते हैं। PSLV क्या है? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, मतलब उपग्रह छोड़ने वाला प्रक्षेपण यान है, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। और दूसरा है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, GSLV। GSLV क्या होता है? इसमें भूस्थैतिक का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये है ही, हमने कह दी तो है ही, ये तुम्हारी अर्थ है, ठीक है। इसमें चारों तरफ से उपग्रह चक्कर लगा रहा है। भूस्थैतिक क्या होगा कि मान लो इस जगह अगर तुमने छोड़ दिया तो वो इसके साथ ही साथ रहेगा, जब ये घूम के प्लेस यहाँ आ जाएगा तो उपग्रह हमारा यहाँ आ जाएगा, इसे कहते हैं भूस्थैतिक। तो उसे छोड़ने के लिए GSLV है, और आगे सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़ने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV है, जिसमें इनसैट परिवार के उपग्रह, जस्ट अ मिनट, जिसमें इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। सितंबर 2004 में भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV द्वारा प्रक्षेपित एड्यूसैट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। एड्यूसैट इज द फर्स्ट सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो शिक्षा के लिए समर्पित है। किसके द्वारा छोड़ा गया था? 2004 में छोड़ा गया था, सितंबर 2004 में। किसके द्वारा? GSLV-F1 द्वारा, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि बेटा, I will upload the PDF and you need to make notes as I teach you। ये सिर्फ मेरे पढ़ाने से आपके दिमाग में नहीं जाने वाला, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ go to Telegram and download the PDF and then make notes and रट्टा मारो। आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल है जो सूर्य के लगभग 1 लाख गुना बड़ा पाया गया है। इसकी पुष्टि जापान के कियो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है, ठीक है। तो ये हमने पता का लगाया होगा, ये तो बीच में क्यों आया? ठीक है, चलो, तो ये हमने पता लगाया। आकाशगंगा केंद्र के पास इसे दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल है, कियो यूनिवर्सिटी द्वारा पुष्टि की गई है। भारतीय अनुसंधान मंगलयान एवं चंद्रयान से, ठीक है। और क्या करा इसरो ने? मंगलयान एवं चंद्रयान 1 सफल रहा था, चंद्रयान 2 तो ऐसे ही हो गया था। इन्हें भी जाने। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य, जिसे ड्रोन भी कहते हैं,
रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है? राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन किया गया, जिसने अभी एक दवाई बनाई है, जिस दवाई का नाम है 2DG डाइऑक्सीग्लूकोज, ऐसे कुछ नाम है इसका। ये कोरोना की दवाई है, उल्लू बना देती है कोरोना को। कोरोना का जो वायरस होता है ना, उसे चाहिए होता है ग्लूकोज टू सस्टेन इटसेल्फ, और ये जायगा मिल जाती है, ग्लूकोज तो होता नहीं है, तो बेचारे मर जाते हैं वायरस। शिट, पर अच्छी बात है DRDO ने बनाई है। और हाँ, एक बात और बताऊँ, इस दवाई का प्रयोग कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए भी हो चुका है, बट अप्रूवल नहीं मिला था। तो इसका मतलब ये है कि ये जनरली जो आम सेल्स होती है ना, जनरल सेल्स, उन पर भी इफेक्ट डालती होगी ज़रूर, कुछ ना कुछ निगेटिव। तो मेरे हिसाब से तो जो बहुत ज़्यादा हाई वायरल लोड वाले आदमी उन्हें दी जाती होगी। बाकी हू नोज, आगे क्या पता चलेगा, वो कुछ दिनों में आने वाली है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी हमारी है यार। ये तो लाल ही हो गया, ये ना होगा चेंज। पृथ्वी अत्यधिक प्रणालियों से युक्त मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्यवेधी विमान, बैकुंठ बैराज प्रणाली आदि DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं। तो क्या क्या बनाई है उसने? बनाई है पृथ्वी मिसाइल, युद्ध टैंक अर्जुन और विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, ये सब चीज़ें उसने बनाई हैं। ठीक है, और ये हो गया है लॉक, हाउ टू अनलॉक इट। मैं डिलीट कर दूंगा पेन को फिर पूरे। चलो, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या क्या? पृथ्वी, अर्जुन, फ्लाइट सिमुलेटर, लक्ष्यवेधी विमान, क्या नाम था उसका? लक्ष्य नाम था ना उसका, क्या नाम था? हाँ, लक्ष्य नाम था, लक्ष्य। और बैकून बैराज प्रणाली, ठीक है। और प्रक्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम, मिसाइल डेवलपमेंट के अंतर्गत बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया है। जल अभियानों के संचालन के लिए समुद्री बेड़े और सामरिक मिसाइल तथा आकाश से प्रक्षेपणास्त्रों का विकास हुआ है। इतने कठिन शब्द बनाते हैं ना, प्रक्षेपण अस्त्रों, जो प्रक्षेपण करें, जो फेंकें मिसाइल, हद है, रॉकेट। चलो कोई बात नहीं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल एवं प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में माना जाता है। किसे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। कब? द्वितीय परमाणु परीक्षण में। कहाँ? पोखरण में। कब? 1998 में। ठीक है। रक्षा के क्षेत्र में INS कोच्चि, INS अरिहंत आदि युद्धपोतों का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सब भारत के द्वारा डेवलप्ड है, DRDO के द्वारा, एंड दैट्स वेरी गुड। सैल्यूटिंग इंडियाज मिसाइल वुमेन एंड मैन। मिसाइल वुमेन है टेसी थॉमसन और मिसाइल मैन है APJ अब्दुल कलाम। कस्तूरी रंगन और हैं जो मिसाइल से संबंधित हैं। ठीक है, तो उन्हें भी याद रखना है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले चिकित्सालयों में अधिक मशीनें जैसे स्कैनर, एक्सरे, एंडोस्कोप आदि का प्रयोग जांचों के रूप में किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में बढ़ती हुई घातक बीमारियों से बचने एवं रोकथाम के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। अतः आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निदानमूलक एवं उपचारमूलक तकनीक का प्रयोग हुआ। अब निदानमूलक उपचारमूलक क्या है? निदानमूलक मतलब जो डायग्नोज करे, उपचारमूलक मतलब जिससे उपचार हो। मशीन दो तरह की होती है ना, एक तो बीमारी का पता लगाए, एक जो बीमारी को ठीक करे। ये निदानमूलक एवं उपचारमूलक तकनीक है रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटर टामोग्राफी या CT, कंप्यूटेड टामोग्राफी या CT स्कैन, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI, सोनोग्राफी आदि हैं। CT की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटेड टामोग्राफी। MRI की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये आपको याद रखनी है। एंजियोग्राफी भी चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। इस क्षेत्र में टेली चिकित्सा भी चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि है। इसके अंतर्गत 5-6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सक विशेषज्ञ से विचार परामर्श करके रोगी का चेकअप कराया जाता है। चिकित्सा के नवीनतम उपलब्धियों में अंग प्रत्यारोपण तकनीक, हीमोडायलिसिस, प्रोस्थेसिस आदि हैं। भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका वैक्सीन नामक टीके की खोज की है। ये जीका है, एक साथ लिखा हुआ, जीका वैक्सीन बनाई थी भारत में। ठीक है। टेली चिकित्सक तुम्हें पता ही है, ये तो कोविड के टाइम में तो बहुत ही चली थी। अखबारों में मोबाइल नंबर दिए गए थे, किसी कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल करो और डॉक्टर से दवाई लिखवा लो और जाके ले आओ। तो ये खूब चला था। ठीक है।
कॉल आते थे, कोई भी कोविड पॉजिटिव होता था तो एक तो लखनऊ से कॉल आता था और एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कॉल आता था। किसी के यहाँ हो रहा होगा कोई कोविड पॉजिटिव तो सब पता होगा। उद्योग के क्षेत्र में साइंस ने क्या योगदान दिया है? पहले देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आजकल हमारा देश उद्योग क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुका है। उद्योग के कारण गुणवत्ता वाले सस्ते दामों पर रासायनिक जरूरत के कारण अंतर दिखने लगा है। प्रमुख उद्योग हैं खनन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग आदि। वाल्को, हैंडलको, एनाल्को आदि ये कंपनियां हैं। ठीक है। ऊर्जा के कुछ क्षेत्रों को कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया गया है। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। कहाँ थे हम? ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरण या अक्षय जिनका क्षय ना हो। ठीक है। कुछ ऊर्जा स्रोत ऐसे हैं जिनको पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं। वर्तमान में अधिकांश ऊर्जा हम अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करते हैं। तो क्या समझे ये दो शब्द याद करने जरूरी है। अक्षय ऊर्जा किसे कहते हैं? अक्षय ऊर्जा स्रोत या नवीनीकरण ऊर्जा जो खत्म नहीं हो सकते, जैसे सनलाइट, कितना यूज कर लो, कितनी ही सोलर लाइट लगा लो, खत्म नहीं होने वाली। हवा बहुत बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है, हवा या एयर। ठीक है। तो ये हवा बहनी बंद नहीं होने वाली कभी भी, क्योंकि निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब बनते रहेंगे और इस वजह से हवा फ्लो होती रहेगी। तुम कितना यूटिलाइज कर लो, कभी खत्म नहीं होने वाली। ठीक है। और ये निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब ये जो होते हैं टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण बनते हैं। किस दिन आराम से समझाऊंगा। और अनवीनीकरण क्या है? जिन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोयला जल गया, खत्म हुआ। ठीक है। एक तो ये चीज़ रखनी है, एक ये चीज़ रखनी है। बाल्को, हिंडाल्को और नैल्को ये सब भारतीय कंपनियां हैं। ठीक है। संबंधित इस चीज़ों से खनन उद्योग से, लौह एवं इस्पात उद्योग से, सीमेंट उद्योग से, कोयला उद्योग से, पेट्रोलियम उद्योग से, कपड़ा उद्योग से, रत्न एवं आभूषण उद्योग से, चीनी उद्योग से आदि। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत हुई। इस मिशन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना था। कौन सी योजना का? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना। ठीक है। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय, और वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से क्रय विक्रय। व्यापार का अर्थ क्या है? बिजनेस। ठीक है। और वाणिज्य का अर्थ क्या है? कॉमर्स। अब देखो इनमें दोनों में ना अंतर पता चल तुम्हें आज। व्यापार, बिजनेस का अर्थ है खरीदना और बेचना। अब चाहे प्रॉफिट और लॉस कोई बात नहीं है। ठीक है। बस खरीदना है, बेचना है तो बिजनेस है। और वाणिज्य क्या है? धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तु का क्रय विक्रय, मतलब आप खरीद बेच रहे हैं ताकि आपको पैसा मिले। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है? ई गवर्नेंस किसे कहते हैं? जब हम बाई यूजिंग इंटरनेट वी ट्राई टू प्रोवाइड सर्विसेज टू आवर सिटीजन, हम अपने नागरिकों को जब इंटरनेट का प्रयोग करके सुविधाएं देते हैं। सरकार के आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। ठीक है। इससे अंतर्गत शासकीय सेवाओं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। यह अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल और जवाबदेही बनाई जा सकती है। इसके अंतर्गत शासन संबंधी सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो, आय जाति का प्रमाण पत्र बनना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में भी उपलब्ध है। ठीक है। तो ई गवर्नेंस में अच्छा काम कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों, सरकार संगठनों को नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 18 मई 2006 में शुरू हुई NEGP योजना के तहत CAC साझा सेवा केंद्र खोले गए हैं। कब शुरू हुई थी? 18 मई 2006 में शुरू हुई। ई शासन NEGP के तहत राष्ट्रीय भारत में साझा सेवा केंद्र CAC स्थापित किए जा रहे हैं। अब तो उसे दूसरा कुछ कहने लगे हैं, क्या कहने वाले? कॉमन सर्विस सेंटर CSC कहने लगे। ये साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज सुलभ उनके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। ई गवर्नेंस को डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है। डिजिटल शासन का अर्थ है सभी प्रकार की शासन संबंधी योजनाओं का डिजिटलाइजेशन। डिजिटल शासन का क्या अर्थ है? सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों का डिजिटलाइजेशन। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई हॉस्पिटल की भी शुरुआत हुई है। ठीक है। चलो, हमने क्या सीखा? 3G 4G मोबाइल की उच्चतम तकनीक है, नवीनतम तकनीक है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का शुरुआत दिसंबर 2004 में हुआ। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की कल्पना है। ठीक है। एडुसेट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र सिंचाई के साधन है। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सफल माध्यम है। विनिर्माण मतलब निर्माण, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आदि डिजिटल भारत की देन है। ठीक है। ये आपको पढ़ा। अब आपका होता है टेस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले टेस्ट में आता है क्या? आधुनिक संचार का क्या माध्यम है? इंटरनेट, पत्र, कबूतर।
आर यू सीरियस? डू यू रियली थिंक कबूतरबाज मीडियम? नहीं हो सकता भैया, हो भी पिक्चरों में भी आता है, कबूतर हो बाज हो सकता है, पर आधुनिक तो नहीं है ये, आधुनिक तो इंटरनेट ही है। मुझे हंसी इस बात पाई कि उन्होंने ऑप्शन में कबूतर दे रखा है। आर यू सीरियस? कबूतर आ कबूतर जा जा जा, मेरे प्यार की पहली चिट्ठी पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। यार मुझे देखते ना ऑप्शन छू जाता हूँ मैं, क्या करूँ। आईसीटी का आरंभ कब हुआ था? अभी चेक कराया था मैंने, बताओ। अच्छा 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में। मन मन में बताओ, लिखने भी टेंशन मत लो तुम। ठीक, बिल्कुल सही आंसर 2006 में। दिखाऊँ कहाँ लिखा हुआ है? ये 2004 में हुआ। नाराय को गलत हो गया, 2004 में। ठीक है, आईसीटी का प्रारंभ कब हुआ? 2004 में हुआ था। ठीक है, बस 2004 में, इसे याद कर लूँ मैं, 1 मिनट रुको। आईसीटी का आरंभ हुआ है बस 2004 में। अच्छा ठीक है, हो गया। ठीक है, और यदि ये कक्षाएं आपके सपनों को पाने में आपकी मदद कर रही हों तो कृपया हमारे सपने को पाने के लिए हमारा समर्थन करें। हम इस साल यूट्यूब सिल्वर बटन की उम्मीद कर रहे हैं जो 100K पे मिलेगा। अब बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, 20K to 100K, एंड यू कैन हेल्प अस। कृपया वीडियो पर लाइक और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। ठीक है, ये हमारे गोविंद भाई हैं, ये हमें, ये इनका बर्थडे का पीक है वैसे। सो व्हाट्स नेक्स्ट? क्या आप अगला पढ़ाएंगे? हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट यूनिट ऑफ कोर्स। आपकी पहली यूनिट हमने आज फिनिश कर दी है। ये आपको जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लेट मी स्क्रॉल इट टू द वेरी फर्स्ट। तो ये जो है हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी आपको, कहाँ थी, ये रही। दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण, देखो दैनिक जीवन में विज्ञान मैंने पढ़ाया, महत्वपूर्ण खोज पढ़ाई, महत्व पढ़ाया, मानव पढ़ाया, विज्ञान पढ़ाया, प्रौद्योगिकी पढ़ाया। ठीक है, साथ ही साथ भारत का क्या योगदान है ये भी पढ़ाया, और भारत के डीआरडीओ के बारे में पढ़ाया, इसरो के बारे में पढ़ाया। अब आपको अगर याद नहीं हुआ है तो याद ऐसा होता नहीं है बेटा, यू नीड टू रिवाइज इट थ्राइस, 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। पर अब हम कल या आगे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्र तक प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट यूनिट है, ये हम अगली यूनिट में पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुरुवर क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।